अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विद्युत शेल को लेकर कि विद्युत शेल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि विद्युत शेल किसे कहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि शेल के अंदर केमिकल बना हुआ रहता है और अपने को उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। शेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या काम करता है, जो रासायनिक जो ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा इसको कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। शेल एक ऐसा उपकरण है, ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब अगर हम शेल की बनावट की बात करें तो शेल की बनावट में क्या होता है कि एक धातु का पात्र होता है। इस तरीके से शेल में एक धातु का पात्र होता है जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। इस शेल में भरा हुआ रहता है विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ में कई तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे मैं किसी एक पदार्थ का नाम लिखूं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। शेल में जो द्रवित अवस्था में जो पदार्थ भरा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और भी विद्युत अपघट्य पदार्थ हो सकता है। साथ ही साथ इस शेल में दो धातु की छड़ें लगी हुई रहती है। इस तरीके से दो धातु की छड़ें लगी हुई रहती है। ये हमारे पास पहली छड़ है और ये इस तरीके से हमारे पास दूसरी छड़ है। शेल में दो छड़ें लगी हुई रहती है। जब इन छड़ों को विद्युत अपघट्य पदार्थ में डुबोया जाता है तो विद्युत अपघट्य की जो धनात्मक आयन है, जैसे यहां मैं बात करूं तो NH4 प्लस और Cl माइनस, तो धनायन जो है वो किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं तथा जो ऋणायन है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इन आयनों की गति के कारण शेल का एक इलेक्ट्रोड धनावेशित और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जाता है। और जैसे ही हम इन इलेक्ट्रोडों को किसी तार के द्वारा अगर हम जोड़ते हैं तो इस शेल से धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये हमारे पास एक हमने बेसिक बात की शेल की बनावट को लेकर कि शेल जो है उसमें एक धातु का पात्र होता है जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। साथ ही साथ शेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। विद्युत अपघट्य के आयनों की गति के कारण एक इलेक्ट्रोड धनावेशित जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जाता है। अब एक इलेक्ट्रोड धनावेशित हुआ और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हुआ तो इन इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि धनावेश के कारण विभव धनात्मक होता है और ऋणावेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। तो जैसे सपोज ये छड़ जो थी, ये इलेक्ट्रोड ये धनावेशित हुआ और ये ऋणावेशित हुआ तो ये तो धनात्मक विभव पर हो जाएगा और ये जो है इसका विभव ऋणात्मक हो जाएगा। और जैसे ही इन इलेक्ट्रोडों को मैं एक तार के द्वारा जोड़ता हूं तो इस तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना कि शेल किसे कहते हैं। तो शेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फिर हमने एक छोटी सी चर्चा की शेल की बनावट को लेकर। अब हम बात करते हैं दोस्तों शेलों के प्रकार को लेकर। तो जो शेल है वो दो प्रकार के बताए जाते हैं। शेल दो प्रकार के बताए जाते हैं। पहला प्राथमिक शेल और दूसरा है द्वितीयक शेल। पहला प्राथमिक शेल और दूसरा द्वितीयक शेल। प्राथमिक शेल क्या होते हैं? ऐसे शेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और विद्युत ऊर्जा पुनः रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलती है। मतलब सेल अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया तो आप उसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ऐसे सेलों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल को यूज एंड थ्रो सेल भी कहा जाता है। प्राथमिक सेल को हम बोलते हैं यूज एंड थ्रो सेल, कि जो सेल है उसको काम में लो और उसको फेंक दो, मतलब उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो देखिए प्राथमिक सेलों में केवल क्या हुआ कि जो रासायनिक ऊर्जा थी वो विद्युत ऊर्जा में बदल गई। विद्युत ऊर्जा वापस रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलती है। मतलब जो रिएक्शन है वो केवल एक ही दिशा में चलती है और ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हम कहेंगे कि प्राथमिक सेलों में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो हम कहेंगे अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अगर बात इनके एग्जाम्पल की करें कि प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे कि प्राथमिक सेल के अंदर आता है लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल। नाम सुना होगा आपने या नाम सुनेंगे आप धीरे धीरे। इसका प्रैक्टिकल भी है 12th क्लास में, विभोमापी को लेकर प्रैक्टिकल है। लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल। तो ये तो हमने चर्चा की प्राथमिक सेल को लेकर। अब हम बात करेंगे द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है तथा विद्युत ऊर्जा पुनः रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। मतलब इनमें अभिकारक से उत्पाद बन गया, मतलब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से वापस रासायनिक ऊर्जा। तो इनमें किस प्रकार की अभिक्रियाएं होगी, तो हम कहेंगे कि द्वितीयक सेलों में अभिक्रियाएं होती है उत्क्रमणीय प्रकार की। मतलब अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। इन्हें चार्जिंग डिस्चार्जिंग के द्वारा बार बार काम में लाया जा सकता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों प्रोसेस होते हैं इनमें, तो इन्हें बार बार हम काम में ले सकते हैं। इसका उदाहरण है शीशा संचायक सेल, जो घरों में हम बैटरी वगैरह यूज करते हैं, शीशा संचायक सेल। और एक और याद रख लो, निकल कैडमियम सेल। पहला शीशा संचायक सेल और दूसरा निकल कैडमियम सेल। तो यहाँ हमने चर्चा की कि सेल किसे कहते हैं, सेल की बनावट किस प्रकार की होती है, साथ ही साथ हमने जाना कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं, एक टर्म आती है सेल से संबंधित, जिसको हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। सेल से संबंधित एक टर्म चलती है जिसे हम कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि सर आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ सपोज बल्ब जला रहे हैं हम इस सेल से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले, इधर गति करे, इधर गति करे, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर थोड़ी रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। इसके अंदर विद्युत अपघट्य के आयन इसके अंदर भी गति करेंगे हमारे पास, तब जाकर एक पूरा चक्कर होगा हमारे पास। तो सेल के जो अंदर हम बात करें तो इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है। इस विद्युत अपघट्य के आयनों के कारण धारा प्रवाह में, मतलब NH4Cl, NH4+ और Cl- आयनों के कारण धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सेल में विद्युत अपघट्य के आयनों के कारण धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध को किससे डिनोट करेंगे हम? स्मॉल आर से। भाई जब इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर गति करेंगे तो जगह जगह विद्युत अपघट्य के आयन है इसमें, तो आयनों से टकराएगा, मतलब ये आयन जो है ये अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस अवरोध को हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल में विद्युत अपघट्य के आयनों के कारण
धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। देखिए, आंतरिक प्रतिरोध मुख्य रूप से 4 कारकों पर निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध 4 कारकों पर डिपेंड करता है। मैं एक साथ लिख देता हूं। R समानुपाती CD/AD, R समानुपाती CD/AD। अब C क्या है? पहला हम चर्चा करते हैं कि R C के समानुपाती है। पहला पॉइंट, जहां हमारे पास C है सांद्रता, कंसंट्रेशन, ये जो C है इसको हम पढ़ेंगे सांद्रता, कंसंट्रेशन। अब देखिए, यहां संबंध से आपको पता चल रहा होगा कि सांद्रता बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। इस चीज को थोड़ा सा हम महसूस करते हैं। सांद्रता बढ़ने का मतलब है विद्युत अपघट्य पदार्थ का गाढ़ा होना। सांद्रता बढ़ने का मतलब है विद्युत अपघट्य पदार्थ का गाढ़ा होना। अब आप सोचिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ अगर गाढ़ा हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो याद रखेंगे कि विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ सांद्रता किसकी है? विद्युत अपघट्य पदार्थ की। जो सेल में हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ भर रखा है उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता है C। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट, R समानुपाती है D के, मतलब D बढ़ेगा तो R का मान भी बढ़ेगा। यहाँ ये कैपिटल D क्या है? ये कैपिटल D ये वाली दूरी है। इस सेल के अंदर ये वाली दूरी है कैपिटल D, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। कैपिटल D जो है वो है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यदि बढ़ती है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। देखिए कैसे, सोचे आप कि जैसे ये दोनों इलेक्ट्रोड पास पास थे तो इनके बीच की दूरी कम थी, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी, तो विद्युत अपघट्य के कम आयनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दूरी बढ़ा देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो विद्युत अपघट्य के ज्यादा आयनों से उसका टक्कर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तीसरा पॉइंट, R जो है वो एक व्युत्क्रमानुपाती है। R जो है वो एक व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए, अगर मैं A को बढ़ाता हूं तो इसका मान घटेगा और A को घटाता हूं तो इसका मान बढ़ेगा। देखिए कैसे, A है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, ये जो कैपिटल A है, कैपिटल A, ये है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, ठीक है, कैपिटल A। इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रोडों की मोटाई बढ़ना, इलेक्ट्रोडों की मोटाई बढ़ना। जैसे मेरे पास पहले इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड थे, ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनका क्षेत्रफल थोड़े पतले हैं, इनका क्षेत्रफल आपको नजर आ रहा होगा। अब इन इलेक्ट्रोडों की जगह अगर मैं मोटा इलेक्ट्रोड रख दूं, जैसे मैंने ये बना दिए दो इलेक्ट्रोड इस तरीके से, तो दोनों के इलेक्ट्रोडों की साइड बढ़ाने से दोनों के बीच की दूरी घटी कि नहीं घटी? दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है। डायग्राम में देखिए, अगर मैं इसका आकार बढ़ा देता हूं, इसको मोटा कर देता हूं, इसको भी मोटा कर देता हूं, तो इलेक्ट्रोनों को इस विद्युत अपघट्य पदार्थ में कम दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर क्षेत्रफल अगर घटेगा, क्षेत्रफल यदि घटेगा, भाई क्षेत्रफल अगर घटेगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूं, मैं एरिया अगर बढ़ा रहा हूं, अगर इनका क्षेत्रफल बढ़ा देता हूं, इनको अगर इस तरीके से मैं मोटा कर देता हूं, ऐसे इस तरीके से मैं अगर इनको मोटा करता हूं तो इनके बीच की जो दूरी है वो घट जाती है। अब बीच की दूरी घटेगी तो इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रोड से
दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में बहुत कम दूरी तय करनी पड़ेगी, बहुत कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोडों को मोटा किया जाता है, तो शेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। यदि हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको। 14 पॉइंट, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती है, R समानुपाती 1/T। यहाँ T है हमारे पास ताप, टेम्परेचर, T को हम कहेंगे ताप। तो देखिए, अगर मैं ताप बढ़ाता हूं तो आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। किस तरीके से घटेगा? मैं अगर शेल को टेम्परेचर देता हूं तो जाहिर सी बात है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है पतला हो जाएगा। हम किसी भी द्रव को अगर गर्म करते हैं तो द्रव थोड़ा पतला हो जाता है। तो जब शेल के विद्युत अपघट्य पदार्थ को मैं टेम्परेचर देता हूं तो वो पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाएगा तो आयन आसानी से गति कर पाएंगे, मतलब उसका आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से गति कर पाएंगे। तो यहाँ दोस्तों हमने चर्चा की आंतरिक प्रतिरोध को लेकर कि आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, साथ ही साथ आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं इसको। आंतरिक प्रतिरोध, तो शेल में विद्युत अपघट्य के आयनों के कारण धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे शेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध में 4 कारकों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट हमने पढ़ा विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता, सेकेंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, थर्ड हमने पढ़ा इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, और फोर्थ हमने पढ़ा टेम्परेचर। ठीक है। शेल से संबंधित हमारे पास 2 टर्म्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट विद्युत वाहक बल और सेकेंड है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विद्युत वाहक बल को लेकर। विद्युत वाहक बल को लेकर तो देखिए, विद्युत वाहक बल में क्या होता है कि किसी एकांक आवेश को, इकाई आवेश को शेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, यह सपोज हमारे पास शेल है, इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लेता हूं मैं, ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक। इस शेल से मैं एक बल्ब जला रहा हूं इस तरीके से, ये बल्ब है। तो विद्युत वाहक में क्या होता है कि एकांक आवेश को या एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में शेल सहित, शेल के अंदर भी एकांक आवेश को शेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए शेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम कहते हैं शेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को E से डिनोट किया जाता है, और E इक्वल टू होता है W/Q। E इक्वल टू W/Q। एकांक आवेश को शेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे ही शेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दोस्तों, इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है, पूछ लिया जाता है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, और लोग बाग न्यूटन लिख बैठते हैं, जो कि गलत है। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर होता है। एकांक आवेश को देखा होगा आपने, W/Q, एक तरीके से किसका फॉर्मूला है, ये विभव का फॉर्मूला है। तो विद्युत वाहक बल जो है इसका मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ना कि न्यूटन। ठीक है। या फिर आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने 1.5 वोल्ट का कोई शेल लिया, उस शेल के ऊपर जो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है वो शेल का विद्युत वाहक बल है। किसी भी विद्युत उपकरण के ऊपर लिखा हुआ वोल्टेज का मान या किसी भी शेल के ऊपर लिखा हुआ वोल्टेज का मान वो विद्युत वाहक बल ही होता है। जैसे किसी शेल के ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब 1.5 वोल्ट क्या है शेल का? वो विद्युत वाहक बल है। समझ में आ रही है बात? अब हम बात करें टर्मिनल वोल्टता। अगर हम टर्मिनल वोल्टता की बात करें तो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, ध्यान देंगे आप।
जब इस सेल से मैं बल्ब जला रहा हूं, ये सपोज सेल था 1.5 वोल्ट, ये सेल 1.5 वोल्ट का था, तो जब मैं इस प्रतिरोध के ऊपर, इस बल्ब के ऊपर विभवांतर निकालूंगा, तो यहाँ जो विभवांतर आएगा इस बल्ब के ऊपर है, वो हमेशा 1.5 वोल्ट से कम होगा। 1.5 वोल्ट की अगर मैं बैटरी से कोई बल्ब जला रहा हूं, तो उस बल्ब के ऊपर जो विभव पतन होगा वो हमेशा 1.5 वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब 1.5 वोल्ट से कम होगा, इसका मतलब कुछ न कुछ विभव पतन सेल के अंदर भी होता है। विद्युत अपघट्य के आयनों के कारण विभव पतन कुछ न कुछ सेल के अंदर भी होता है। समझ में आ रही है बात आपको? 1.5 वोल्ट की बैटरी से अगर मैं कोई बल्ब जलाता हूं, तो इस बल्ब के ऊपर जो वोल्टेज या इस प्रतिरोध के ऊपर अगर मैं वोल्टेज मापूं, तो कभी भी 1.5 वोल्ट नहीं दिखाएगा, हमेशा 1.5 वोल्ट से कम ही दिखाएगा। तो सर बाकी कहां गया? तो बाकी जो है वो इस विद्युत अपघट्य के आयनों के कारण सेल के अंदर भी ड्रॉप हो जाता है। तो बाहर कितना ड्रॉप हो रहा है उसको हम बोलते हैं भाई टर्मिनल वोल्टता। उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि जब किसी सेल से बाह्य परिपथ में, जब किसी सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, तो बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभव पतन को ही हम क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टता। और टर्मिनल वोल्टता को हम परिभाषित करेंगे V से। टर्मिनल वोल्टता को हम परिभाषित करेंगे किससे? V से। देखिए एक एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिया इस तरीके से एक सेल लिया, ये सेल का संकेत होता है भाई, याद रखें। ये जो हम बैटरी बनाते हैं इस तरीके की, यहां ध्यान दो, इस तरीके की जो हम बैटरी बनाते हैं, ये एक ऐसी बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो। ये एक ऐसा सेल है, बैटरी कह दो या सेल कह दो एक ही बात है। ये एक ऐसा सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, लेकिन दुनिया में किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ अगर सेल के अंदर है, तो कुछ न कुछ तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बनेगा ही बनेगा। तो सेल को दिखाने का सही तरीका ये होता है कि आप सेल का विद्युत वाहक बल दिखाओ और साथ में उसका आंतरिक प्रतिरोध दिखाओ। ये सेल का प्रतीक होता है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इस सेल से मैंने एक प्रतिरोध लिया बाहर। ये प्रतिरोध का मतलब ये नहीं कि तार को टेढ़ा मेढ़ा करके जोड़ दें। प्रतिरोध का मतलब कोई भी ऐसा उपकरण जो परिपथ में से धारा ग्रहण कर रहा हो, ठीक। अब देखिए ये हमारे पास हो गया बाह्य प्रतिरोध R। इस बैटरी से सपोज धारा बह रही है हमारे पास I। कितनी धारा बह रही है? I, ठीक है। इसके ऊपर इस बैटरी से धारा हमारे पास आ रही है I। तो यहां कितना विभव पतन होगा? R के सिरों पर, R के सिरों पर विभव पतन। तो विभव का सूत्र हमने ओम के नियम में पढ़ा, V बराबर IR। तो धारा तो कितनी आ रही है? I। इसका प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R। तो ये हमारे पास बन जाएगा IR, ठीक। यहां ध्यान दीजिए स्मॉल r के सिरों पर विभवांतर, स्मॉल r के सिरों पर है विभवांतर। तो यहां विभवांतर बनेगा हमारे पास I और कितना? स्मॉल r, IR। तो यहां पे और यहां पर धारा वही सेम, पूरे सर्किट के अंदर धारा तो हमारे पास कैपिटल I बनेगी ना, तो यहां पर वो कितना बन जाएगा? I और स्मॉल r, ठीक है। इन दोनों को, इसको और इसको जब जोड़ा जाता है तो इन दोनों का मान हमारे पास किसके बराबर निकल के आएगा? वो E के बराबर निकल के आएगा। अब देखिए हम इस चीज को न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दें आप, जैसे मैंने यहां बैटरी ले ली, मैंने एक 2 वोल्ट की, ठीक है। ये
प्रतिरोध लिया मैंने 1 ओम का और ये आंतरिक प्रतिरोध लिया मैंने 0.5 ओम का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धारा पता करेंगे। धारा पता करेंगे I। तो धारा कैसे निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं इसके अंदर टोटल कितनी धारा बहेगी। तो I इक्वल टू होता है V/R। यहां हम कहेंगे V का मतलब यहां पर हमारे पास है E, मतलब विद्युत वाहक बल बटा नीचे टोटल R, मैं इसको बोल देता हूं R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखिए E/R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, हमारे पास यहां पर दो प्रतिरोध है, एक तो कैपिटल R और दूसरा स्मॉल r, और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में बढ़ता है R बराबर है R1 प्लस R2, तो यहां बढ़ जाएगा R प्लस R। तो I इक्वल टू 2 वोल्ट की बैटरी, E का मान 2 बटा कैपिटल R का मान कितना माना मैंने 1 प्लस स्मॉल r का मान कितना लिया 0.5, तो ये बन गया 2 बटा 1.5। मैं इसको सरल करता हूं तो लिख दूंगा 20 बटा 15, 20 बटा 15, काट दो 5 से, ये 5 से कटा 4 बार, ये कटा हमारे पास 5 से 3 बार। तो धारा आई हमारे पास 4 बटा 3 एम्पियर। ध्यान दें, धारा आई 4 बटा 3 एम्पियर। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, यहां विभव पतन कितना होगा, यहां मैं निकालू V इक्वल टू IR। तो I तो हमारे पास कितनी है धारा 4 बटा 3 इंटू इसका R कितना है 1, तो ये हमारे पास बन गया 4 बटा 3 वोल्ट। कितना वोल्ट बना 4 बटा 3 वोल्ट। ऐसे ही यहां निकालवा स्मॉल r के सिरों पर विभव पतन, यहां अगर मैं V निकालता हूं तो V बनेगा I और स्मॉल r, तो I तो वही कितनी 4 बटा 3, ठीक है, इनटू R कितना है इसका 0.5, 0.5 का मतलब आधा 1 बटा 2, तो मैं इसको लिख देता हूं 1 बटा 2। तो ये हमारे पास इसको अगर मैं काटता हूं तो 2 बार कट जाएगा ये, तो यहां से हमारे पास आया 2 बटा 3 वोल्ट। यहां से कितना आया 2 बटा 3 वोल्ट। तो देखिए आप 4 बटा 3 वोल्ट को और 2 बटा 3 वोल्ट को दोनों को जोड़ो तो 2 वोल्ट आया कि नहीं आया, 2 वोल्ट आ रहा है। अब देखो यहां 2 वोल्ट था तो यहां कितना आया 4 बटा 3, 4 बटा 3 का मतलब हो गया 1.33 वोल्ट। तो देखिए 2 वोल्ट की बैटरी से यहां कितना विभव पतन हो रहा है 1.33 वोल्ट। बाकी कहां गया, 2 में से अगर 1.33 अगर मैं घटाता हूं तो जो 0.67 है वो हमारे पास कहां गया, समझ में आ रही है बात, तो वो यहां ड्रॉप हो गया 0.66, यहां ड्रॉप हो गया ना हमारे पास 0.66 जो भी है वो यहां ड्रॉप हो गया हमारे पास। तो एक बात और सीखने की हुई क्या, कि यहां टर्मिनल वोल्टा का जो मान है वो हमेशा कम होता है। यहां पर कितना विभव पतन हुआ इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। इसी को हम क्या कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। मतलब जब किसी बैटरी से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभव पतन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टा। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि विद्युत वाहक बल ज्यादा है या टर्मिनल वोल्टा ज्यादा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल तो ज्यादा है और टर्मिनल वोल्टा का मान क्या है कम। तो पहली सीखने की बात ये हुई कि जब किसी सेल से धारा लेंगे, ध्यान दें, सेल से धारा लेने पर ठीक है, किससे लेंगे धारा, सेल से धारा लेने पर जो है V टर्मिनल वोल्टा हमेशा कम होती है और विद्युत वाहक बल क्या होता है हमेशा ज्यादा होता है। तो इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो V कैसे निकलेगा, तो V कैसे निकलेगा कि जो टोटल E है
उसमें से क्या घटा दो आप, आई स्मॉल आर, तो V निकल जाएगा हमारे पास। भाई ये 4 बटा 3 कैसे निकला, देखिए यहां से फिर E का मान तो 4 बटा 3 वोल्ट, सॉरी E का मान तो 2 वोल्ट माइनस I का मान 4 बटा 3 और स्मॉल r का मान कितना था, 1 बटा 2, आधा ओम था मतलब 1 बटा 2, तो ये बन गया 2 माइनस 2 बटा 3, तो इसको सरल करेंगे तो निकल के आ जाएगा 4 बटा 3 वोल्ट, वापस ये बात निकल के आ जाएगी। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला याद रखेंगे, V = E - IR, कब, जब शेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तब टर्मिनल वोल्टेज कम होगी और विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। लेकिन जब शेल को चार्ज किया जाता है, जब शेल को हम चार्ज करते हैं, यहां तो हम शेल से धारा ले रहे थे, शेल डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन जब हम शेल को चार्ज करते हैं तो फिर कहानी इसकी उल्टी हो जाती है। वहां टर्मिनल विद्युत वाहक बल ज्यादा, वहां विद्युत वाहक बल जो है वो कम होगा और टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होगी। जब किसी शेल को चार्ज किया जाता है तो विद्युत वाहक बल कम रह जाता है, जबकि टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, V बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर V का सूत्र बढ़ जाएगा E + IR, यहाँ पर V क्या बढ़ जाएगा, E + IR। तो देखिए दो बातें हो गई हमारे पास कि जब शेल से धारा लेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज कम होगी और विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला बनेगा V = E - IR, ठीक है। लेकिन जब शेल को चार्ज करेंगे तो फिर टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी और विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होगी तो ज्यादा करने के लिए कुछ जोड़ेंगे तो हम E में क्या जोड़ देंगे, IR, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।